ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 था अबाउट मीटर ब्रिज, तुमने कर लिया है, इसका बी पार्ट भी कर लिया ना हमने? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ जनरलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर कट चुका है, सो दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। यार कोई आया है, जरा कर लेना एडमिट यार। कह रहे हैं। ओके थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 18 कट चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 ये क्या है? दिस इज फ्रॉम ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज अगेन नॉट इन सिलेबस, and this is from AND gate. Logic gates का है, तो this is again not in syllabus. So question number 18, question number 19, both of them are not in syllabus. Actually ये 2017 का पेपर है, तो we don't have to bother about these questions. Question number 20. Question number 20 दे रखा है, draw a ray diagram depicting the formation of the image by an astronomical telescope in normal adjustment. ये किस चैप्टर का सवाल है? रे ऑप्टिक्स। This is ray optics, yes. एंड रे ऑप्टिक्स के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स सेक्शन से आया है सवाल। क्या बोल रहे हैं? यू हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी। यस, एस्ट्रोनॉमिकल लेते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, we have to talk about formation of image in normal adjustment। जब भी आएगा ना वर्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो हमें याद रखना है कि इमेज कहाँ बनेगी? इमेज इज एट इन्फिनिटी। देयरफॉर इमेज इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। या कोई आया है, जरा कर लेना एडमिट। आई थिंक पीपल आर जस्ट जॉइनिंग इन। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल इमेज, ठीक है ना? फाइनल इमेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमने पढ़ा है टेलीस्कोप, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? तो एक चीज बताओ मेरे को कि हम जब ये पढ़ते हैं ना टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, तो निकालते क्या है? निकालते क्या है इसके? मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। मैग्नीफाइंग पावर, एब्सोल्युटली मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। ठीक है, तो हमें बनाना है अभी रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाना है हमें इसका। हमें याद होना चाहिए कि टेलीस्कोप के अंदर होते हैं दो लेंसेज, देयर आर टू लेंसेज, राइट? फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस और ऑब्जेक्टिव। हाँ यस, द सेकंड लेंस इज आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में हम क्या जानते हैं? लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर। Objective lens has large focal length, large aperture, and eyepiece has got small focal length, small aperture. ये सारा डेटा लिखवाया था? Yes, yes. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में हम जानते हैं दैट इट हैज गॉट लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर, एंड आईपीस लेंस हैज गॉट स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर। ये बातें ध्यान रखनी है हमको, ठीक है? यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन सी वाली एडजस्टमेंट की? नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहाँ बनती है? एट इन्फिनिटी। ठीक है, हमको बनाना है रे डायग्राम। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज अपर्चर का है, दैट मींस इसका डायमीटर बड़ा होगा। अपर्चर मतलब डायमीटर, राइट? अपर्चर मींस डायमीटर। सो which lens is this? This is objective lens. Objective lens. And this is the principal axis. Yes, This is our objective lens. This is the principal axis. You may use a scale if you want. And अच्छा, what is the use of a telescope? इसका यूज क्या होता है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए सकते हैं, मून स्टार्स। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो कि हमें बहुत, हाँ, उनको पास लेके आने के लिए बेसिकली। नेकेड आई से जो है दिखते तो हैं, लेकिन जो है उनका सरफेस क्लियरली अपीयर नहीं होता, तो उनको देखने के लिए। तो ये रेज हम कहाँ से लेके आ रहे हैं? फ्रॉम दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दीज आर द इंसिडेंट लाइट रेज, these are the incident light rays from infinity, we can say, from infinity.
एंड ये जो इंसिडेंट लाइट रेज है ये अल्फा एंगल पर गिर रही है, यहाँ पर अल्फा एंगल पर गिर रही है। इस अल्फा को क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल अल्फा? अल्फा इज द विजुअल एंगल, अल्फा इज द विजुअल subtended by object on the eye, visual angle subtended by object, यहाँ पे मून होगा, मून on the eye, you can say eye। देखो आई तो एक्चुअली में यहाँ पर होती है ना, आई तो यहाँ पर होती है, तो आई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का डिस्टेंस है वो ना के बराबर है एज कम्पेयर टू जहाँ से लाइट रेज आ रही हैं। तो आप आई बोल सकते हो, आप ऑब्जेक्टिव लेंस बोल सकते हो, है ना, इट विल नॉट मैटर। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय मून ऑन द आई और ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस, एक ही बात है ये, और ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस एक ही बात है, ठीक है। अब क्या क्या करेगा ये? व्हाट विल इट डू? इट विल कन्वर्ज, डाइवर्ज, कन्वर्ज करेगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज ही करता है। सो भाई रेज अगर आ रही है पैरेलल, मतलब इन्फिनिटी से आ रही है, तो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन। तो ऐसे आएगी, सीधी आएगी, है ना। कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो डिविएट नहीं होती, आरो जरूर मार्क करेंगे। और ये कन्वर्ज जाएगी, ये यहाँ पे जाके मिल जाएगी इससे, और ये यहाँ पे जाके मिल जाएगी इससे। सो ये किसने किया? ये किया हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस ने। सो दिस इज द एक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और ऐसा करने की वजह से हमें एक इमेज मिल जाती है, और ये जो इमेज है वो है इरेक्ट या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड, यानी कि ये है चांद की इमेज जो कि इन्वर्टेड है। क्या ये फाइनल इमेज है? नो, नॉट येट। No, sir. सो दिस इज ए डैश, दिस इज द इंटरमीडिएट इमेज, यस। सो दिस इज ए डैश, बी डैश। एंड क्या हम बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स हमको बताती है, जस्ट अ सेकंड है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, जस्ट अ सेकंड। सो कैन वी से कि दिस एंगल विल आल्सो बी अल्फा, राइट? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यस सर। ठीक है। नाउ व्हिच लेंस विल कम इनटू एक्शन? आईपीस लेंस। आईपीस। आईपीस लेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर। So you can make a eyepiece lens which is smaller than the objective lens in terms of focal length and aperture. So this is an eyepiece lens. An eyepiece lens का optical center को बोलते हैं capital E. And हमें कहाँ पे चाहिए final image? At infinity. एक convex lens image infinity पे कब बनाता है? जब उसका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे होता है, यानी कि जो बी डैश पॉइंट है दिस शुड बी फोकस ऑफ आईपीस लेंस, राइट? Yes. बिल्कुल। कोई भी कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है फोकस पे। इस आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? चांद या चांद की इमेज? चांद की इमेज, बिल्कुल। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसने क्या किया था? इसने इंसिडेंट लाइट रेज को कन्वर्ट किया था अपने फोकल प्लेन में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इफ नॉट। Yes sir. एंड क्योंकि ये पॉइंट क्या है, व्हाट इज दिस एफई? दिस इज द फोकस ऑफ आईपीस। Eyepiece lens. So can we say that this distance will be the focal length of eyepiece lens, right? Yes sir. बढ़िया। ये जो डायग्राम है ये स्पेसिफिक है कौन सी वाली एडजस्टमेंट के लिए? फॉर Normal adjustment. Normal adjustment. यस। अगर हमारा होता नियर पॉइंट एडजस्टमेंट तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। तो यहाँ से अब तो इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो यू विल टेक वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and one ray we will just hit at the optical center of eyepiece lens like this। और कोई भी रे अगर कोई भी इंसिडेंट रे अगर जो है पैरेलल ट्रैवल करती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ जाती है? इट पासेस थ्रू फोकस। Yes sir. इट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दी लेंस। सो अगर यहाँ पर एफ इतने डिस्टेंस पर है तो ऑलमोस्ट इतने डिस्टेंस पीछे यहाँ पर आप एफ बना सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी एफ। और ये जो वाली रे है इंसिडेंट रे, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी। ये बात क्लियर है हम लोगों को? Yes sir. ठीक है ना यार, ये ना बार बार सिस्टम हैंग कर रहा है। सो ये ऐसे करके जाएगी लाइक दिस। सो आप एरोज इस तरीके से मार्क कर सकते हो, और इसको अगर आप बैक ट्रैक करोगे, इसको आप अगर इस तरीके से करोगे तो यू विल फाइंड कि ये ऐसा लग रहा है कि ये नॉन पैरेलल है, ठीक है ना। दे आर सॉरी, दे आर पैरेलल रेज। सो यहाँ पे आप लिख दोगे कि फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, ठीक है। सो दिस इज द रे डायग्राम ऑफ a telescope, an astronomical telescope under normal setting, normal adjustment, okay? Yes sir. Yes.
Right. And what about the magnifying power of this telescope? What about the magnifying power? अच्छा, यहाँ पर एक और एंगल मार्क कर लेते हैं. This angle will be beta. This angle over here. This angle will be beta. This angle. This is beta. And what is beta? Beta is the visual angle subtended by final image. Beta is the visual angle subtended by final image on the eye. Beta is the visual angle subtended by final image on the eye. By definition, we must recall that the magnifying power capital M is equal to beta upon alpha. याद है? Yes sir. ये सब हमने कभी किया है डिस्कस, मैग्नीफाइंग पावर वगैरह? किया sir. ठीक है. तो in the case of an astronomical telescope, when we solve this, on solving we get M is equal to, याद है formula? What formula do we get? Minus V0 upon U0 D upon FE. नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या के लिए आता है? माइनस का F0 upon FE. ठीक है sir. केविन जो आप बता रहे थे, that is for a compound microscope actually. ठीक है. So this is the formula for magnifying power of a telescope under normal adjustment. बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम याद रखेंगे. M is equal to minus F0 upon FE. What is F0? Focal length of objective lens. And FE is focal length of eyepiece lens. What is capital M? Magnifying power. Magnifying power, yes. So this is magnifying power. What is the formula? Capital M is equal to minus F0 upon FE. All right, ये हो गया. Let's go to the B part. You are given the following three lenses. हमें तीन लेंस दे रखे हैं. Which two lenses will you use as an eyepiece and as an objective to construct an astronomical telescope? बोला कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं आई पीस बनाने के लिए और कौन सा लेंस यूज करते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव. तो इस टेबल को बना लेते हैं जरा. यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? दिस इज पावर एंड दिस इज अपर्चर. व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर इज Diameter of lens. ठीक है. तो यहाँ पर L1, L2, L3, यहाँ दे रखिए आपको पावर. थोड़ा सा स्पेस देके बना दो एक और कॉलम और यहाँ लिख दो अपर्चर, यहाँ लिख दो फोकल लेंथ. तो जब भी आपको पावर दे रखी हो तो आप फोकल लेंथ जरूर निकाल लिया करो, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. एक बार डेटा कॉपी कर लेते हैं. तो क्या दे रखी है पावर? 3, 6, 10. 3, 6, 10 किस में है? डायोप्टर में. ठीक है ना, डायोप्टर में पावर 3, 6, 10. Yes. फिर क्या है? अपर्चर क्या है? 811. अपर्चर इज 811. This is in centimeters. Aperture is in centimeters. What is the form? How do we calculate focal length if we have power? R equal to 1 upon focal length. हम कहते हैं ना power is equal to 1 upon focal length. Meters. F in meters. अगर 100 कर देंगे तो ठीक है, सेंटीमीटर में आ जाएगा. Yes. तो ये कितना आएगा? आएगा 100 upon 3 यानी कि 33.33 सेंटीमीटर. ठीक है. ये कितना आएगा? ये आएगा 100 upon 6 यानी कि ऊपर वाले का आधा यानी कि 16.67 सेंटीमीटर. कितना आएगा? Yes sir. 10 सेंटीमीटर. ठीक है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन से लेंस को आईपीस बनाओगे, कौन से लेंस को ऑब्जेक्टिव बनाओगे. तो मेरे को ये बताओ कि ऑब्जेक्टिव लेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर. एंड आईपीस लेंस के स्मॉल अपर्चर. तो क्या ये डेटा हमको याद होना चाहिए? बहुत जरूरी है. तो अगर ये डेटा याद नहीं होगा हमको तो ये क्वेश्चन हमसे हो ही नहीं पाएगा. तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर लार्ज फोकल लेंथ किसका है? लार्जेस्ट इसका is 33.6. Yes sir. और लार्जेस्ट अपर्चर भी इसी का है. तो L1 क्या बनेगा? Objective lens. यानी कि हमने फैसला कर लिया कि देयरफॉर L1 बन जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास लार्ज फोकल लेंथ है और लार्ज अपर्चर है. अब बताओ स्मॉल फोकल लेंथ. हाँ, yes, अपर्चर. तो L3 क्या बनेगा? आईपीस.
तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चीज याद होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस होता है लार्ज लार्ज एफ और ए, आईपीस लेंस होता है स्मॉल स्मॉल एफ एंड ए। ये इंफॉर्मेशन हमको याद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों ने किसी वजह से याद नहीं की थी तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसे प्लीज याद कर लो, तो जिससे कि ऐसे वाले जो है क्वेश्चन आप कर पाओ। आगे बढ़ते हैं, बस यही था यहाँ पर। और ये बोल रहा है गिव रीजन, तो रीजन बता दिया हमने ऑलरेडी कि ऑब्जेक्टिव लेंस का लार्ज फोकल लेंथ लार्ज अपर्चर होना चाहिए और आईपीस का स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल अपर्चर होना चाहिए। उसी बेसिस पर हमने इसको डिसीजन लिया है। ओके, और ये करने के आपको मिल रहे हैं 1.5 मार्क्स यहाँ पर, 1.5 यहाँ पर, ठीक है, तो टोटल ऑफ 3 मार्क्स ओवर देयर। ओके, 21 में क्या बोल रहा है? स्टेट बायट-सवर्ट लॉ एंड एक्सप्रेस दिस लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। तो दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन, एक्चुअली लिख लेंगे। सो ए पार्ट में बोल रहा है बायट-सवर्ट लॉ बताने के लिए, बायट-सवर्ट लॉ। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? इट इज एन experimental law used to calculate the magnetic field at any point due to a small current carrying element. Wonderful. So it is an experimental law used to calculate magnetic field at any point due to a differential current carrying element, due to a differential current carrying element। एक छोटे से करंट के एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको हेल्प करता है बायट-सवर्ट लॉ। So we'll just make a small diagram. So let us say this is the wire, this is the current carrying wire, and इस वायर में जो करंट है that is I। तो हमको क्या करना है? हमको इस वायर के ऊपर लेना है एक छोटा सा टुकड़ा। So this is a small elemental current carrying element. Let's call this DL vector. And यहाँ पर आप ले लो एक पॉइंट B। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। यहाँ से यहाँ तक के वेक्टर को आप बोल दो स्मॉल r वेक्टर। दिस इज अ स्मॉल r वेक्टर and the angle between DL vector and r vector is theta. So you can write what is DL vector? DL vector is differential current carrying element. What is DL vector? Differential current carrying element. What is r vector? R vector is the position vector of P with respect to DL. very good. R vector is the position vector of point P with respect to DL vector. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि DL vector से इसकी टेल स्टार्ट हो रही है और ये जा रहा है P पॉइंट तक। तो it is the position vector of point P as observed from, as measured from the tail of DL vector. What is theta? It is the angle between DL vector and R vector. DL vector and R vector. Yes. What is I? I is the current in the wire. Yes. I is the current in the wire. हमको लिखना है बायट-सवर्ट लॉ बोलता क्या है? तो बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू बायट-सवर्ट लॉ, according to Biot-Savart's law, the small magnetic field at point P is directly proportional to current. Yes. The small magnetic field is directly proportional to DL vector cross R vector. ठीक है, तो and DBP is inversely proportional to 1 upon R cube. हाँ, अगर हम बोल रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल R cube. नहीं बोलेंगे, ठीक। अगर आप बोल रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आपको 1 नहीं बोलना, आपको सीधा R क्यूब बोलना है। So we can combine these 3 observations. So when we do the combination of these 3, we'll get DBP is proportional to क्या? I bracket DL vector plus R upon R cube. हाँ, R cube. Now what do we need? We need the proportionality constant. mu naught upon 4 pi. Absolutely. So this is mu naught upon 4 pi and the rest of it will remain as it is, DL cross R vector upon R cube. So this is Biot-Savart's law in the vector form. This is Biot-Savart's law in the vector form. यहाँ पे देखो लिखा है कि express this law in the vector form. So this is Biot-Savart's law in the vector form. And where mu naught upon 4 pi का वैल्यू कितना होता है? 10 raised to power minus 7 Tesla meter per ampere. बहुत बढ़िया, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। कुछ लोगों को इसकी यूनिट भी याद है, वेरी नाइस। 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर।
एंड म्यू नॉट का नाम क्या होता है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री Free स्पेस, space. Free space. permeability of free space or vacuum. So this is which law? This is Biot-Savart law. Biot-Savart's law. Great. अगर हम इसको करते हैं expand, so on expanding the cross product, पूछा नहीं है लेकिन कर लेते हैं. On expanding the cross product, अगर हम cross product को करेंगे expand, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में cross product? DLR sin थीटा हो जाए. बिल्कुल. तो a क्रॉस b का मॉड कितना होता है? ये होता है a b sin थीटा, राइट? Yes, sir. तो देयरफॉर ये जो dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इट विल बी इक्वल टू dl मल्टीप्लाइड विद r मल्टीप्लाइड विद sin थीटा. What is theta? Theta is the angle between dl vector and r vector. So when we do that, get dBp is equal to mu naught I upon 4 pi dl into r into sin theta upon क्या? r क्यूब. R क्यूब. कुछ कट रहा है? R कर रहे हैं. तो dBp will be equal to mu naught I You know that dl sin theta on 4 pi r square. r square, yes. So this is a more popular version of Biot-Savart's law, which we generally use in the case of numericals and all. So this is the scalar form. You can call this as a scalar form of Biot-Savart's law, and the previous one was a vector form of Biot-Savart's law. Okay. बढ़ते हैं आगे. Now let us look at the B part. So this you are getting 1.5 marks to write all of that. There's of 3 marks. क्या बोल रहा है? Two identical circular coils P and Q, यानी कि दो सर्कुलर कॉइल्स आइडेंटिकल हैं. अगर दो सर्कुलर कॉइल्स आइडेंटिकल हैं, उसमें क्या आइडेंटिकल होगा? रेडियस. बिल्कुल भाई, दो सर्कुलर कॉइल्स में आइडेंटिकल क्या होगा? उनका रेडियस आइडेंटिकल होगा. ठीक है. P and Q each of radius r, यहाँ पे लिखा भी है, carrying currents 1 ampere and √3 ampere respectively. इनका जो करंट है that is 1 ampere and √3 ampere respectively are placed concentrically. What is the meaning of concentrically? Having the same center. Having the same center. Having the concentrical, यानी कि they have the same center and perpendicular to each other, lying in the xy and yz planes. कितनी कॉइल्स हैं? दो. बताओ. कॉइल P का रेडियस r, कॉइल Q का रेडियस r, कॉइल P का करंट 1 एम्पियर, कॉइल Q का करंट √3 एम्पियर. कॉइल P कौन से प्लेन में है? XY प्लेन में. कॉइल Q कौन से प्लेन में है? YZ प्लेन में है. दोनों की क्या चीज कोइंसाइड कर रहे हैं? दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, क्योंकि दे आर कॉन्सेंट्रिक. क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट Magnetic field एट द सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स. दोनों का सेंटर सेम है, अलग अलग है? सेम सेंटर है. ठीक है. अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मिसिंग लग रहा है. इस क्वेश्चन के अंदर जो है मिसिंग लग रहा है ये कि करंट का डायरेक्शन बताया नहीं है उन्होंने, है ना? डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट गिवन टू अस. यस सर. बस बता दिया कि कॉइल्स कहाँ कहाँ रखी हुई है, क्या नहीं बताया? डायरेक्शन ऑफ करंट. हाँ, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर नहीं बताया है तो वो कह रहे हैं आपसे कि जो मानना है मान लो, लेकिन ऐसा मत करना कि एक में क्लॉकवाइज मान लो, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज मान लो. जो भी मानना है रिमेन कंसिस्टेंट. अगर कॉइल P में मानोगे आप एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉइल Q में भी क्या मानना? एंटी क्लॉकवाइज. बिल्कुल. तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम के अंदर जहाँ पर आपको करंट का डायरेक्शन गिवन नहीं होता, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक चीज को मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो करते हैं जरा ट्राई इसको. अब ज़्यादा इसका डायग्राम बनाने के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है, आसान सवाल है बहुत ही. लेकिन इसके अंदर आपको क्या चाहिए होगा? आपको कुछ फॉर्मूले का यूज पड़ेगा. तो मेरे को बताओ कि व्हाट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ? Calculation of magnetic field at the center of the axis of a circular coil. बिल्कुल भाई, फर्स्ट एप्लीकेशन जो था बायट-सावर्ट्स लॉ का वो यही तो था कि अगर हमारे पास एक कॉइल होती है जिसमें करंट होता है I के बराबर, इसका रेडियस होता है R के बराबर, इसका सेंटर जो है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं B सेंटर. U naught I upon 2r. Absolutely, mu naught I upon 2r. So this is the formula that we will need in this numerical. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ही आप आगे कुछ काम कर पाओगे, अगर याद नहीं है तो ये हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए. अगर याद नहीं है आज की डेट में भी, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूट पे रहते हैं. सो हूसोएवर इज ऑन म्यूट, प्लीज नोट कि आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, अच्छे से याद होने चाहिए आपको, तभी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे. ओके. तो B सेंटर इज mu naught I upon 2r. हमारे पास कॉइल P है, तो कॉइल P कौन से प्लेन में रखी हुई है? इन द
XY plane, in the XY plane. So this is the X axis, this is the Y axis. और मान लेते हैं कि भाई यहाँ कहीं पे भी रख सकते हैं इसको, मान लेते हैं यहाँ पर रखी हुई है, दिस इज द XY प्लेन, ठीक है। और मान लेते हैं कि करंट इसके अंदर कितना है, 1 एम्पियर करंट रखा है ना। सो दिस इज हाउ इट इज। तो इसकी वजह से अगर आपने करंट को कैसे माना है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर हम अपना राइट हैंड यूज करेंगे और अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारा थंब कहाँ पॉइंट करेगा, ये क्या में करेगा, है ना। अपने पेन को छोड़ दो, आई प्रिज्यूम कि एवरीबॉडी इज राइट हैंडेड, तो अपने पेन को अगर आप छोड़ दोगे, पेन को हटा दो और अपनी फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो आपका थंब पॉइंट करेगा आपके फेस की तरफ, यानी कि के क्या डायरेक्शन के अंदर। लिखेंगे कि जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, उसको बोलते हैं बी एट सेंटर इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये रहेगा म्यू नॉट इंटू 1 एम्पियर अपॉन 2r, राइट। यस सर। और डायरेक्शन क्या आ रही है, के कैप, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कॉइल क्यू की, तो कॉइल की कौन से प्लेन में है, इट इज इन द YZ प्लेन। तो YZ प्लेन में हमारी कॉइल क्यू रखी हुई है। तो YZ प्लेन अगर ड्रॉ करोगे तो यू मे हैव अ हार्ड टाइम, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है ऐसे। तो YZ प्लेन, ओके। सो दिस इज द X एक्सिस, दिस इज द Y एक्सिस एंड दिस इज द Z एक्सिस। मैंने घुमा दिया थोड़ा सा उसको, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे रखी हुई है कॉइल, इन द YZ प्लेन, यानी कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से दिखेगा सब। देखो दिस इज द YZ प्लेन, तो आप देख पा रहे हो कि X एक्सिस इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है YZ प्लेन के। यस सर। हाँ, यस सर। तो ये देखो, ये कॉइल कहाँ रखी हुई है, कौन से प्लेन में, इन द YZ प्लेन। और करंट क्या कैसे मान लिया आपने, एंटी मान लिया, दिस इज √3 एम्पियर। बताओ कि अब अगर आप अपना हाथ घुमाओगे तो आपका अंगूठा कहाँ जाएगा इस डायरेक्शन में, हाँ बिल्कुल, यानी कि थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, भैया आपको सेंटर पे निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना आएगा, ये आएगा म्यू नॉट इनटू आई, यानी कि √3 अपॉन 2r आई कैप। ठीक है, यानी कि हमने दो वेक्टर निकाल लिए, पहला क्या आया था म्यू नॉट इंटू 1 अपॉन 2r की कैप, दूसरा क्या है म्यू नॉट इंटू √3 अपॉन 2r आई कैप। क्या निकालना है, वो निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यानी कि इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे। यस सर। ठीक है, इसको बोलते हैं B1 वेक्टर, इसको बोलते हैं B2 वेक्टर। हम लगाएंगे, वो कहते हैं ना स्कूल में आप लोगों के टीचर्स यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो लिख दो यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि आपको दोनों का वेक्टर सम करना है और कुछ नहीं है। यानी कि B जो नेट आएगा आपका कहाँ पर, एट द सेंटर इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ B1 वेक्टर एंड B1 plus B2. B1 plus B2. What was B1 vector? It was mu naught into 1 upon 2r. Okay, क्या? 1/2r. Okay, yes sir. Plus B2 vector mu naught √3 √3/2r I cap. I cap. कुछ कॉमन आ रहा है? म्यू नॉट अपॉन 2r. Not upon 2r. What do we get in the bracket? We'll get √3 I cap. मैंने पहले I cap लिख लिया. I think that's fine. Yes sir. प्लस ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है हमको, दो चीजें निकालनी है। ये क्या निकल चुका है, ये निकल चुका है पूरा का पूरा बी नेट। मैग्नीट्यूड निकला है कि नहीं निकला, अभी नहीं निकला। बताओ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना। मान लेते हैं कि आपके पास ये वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड, 5 रूट ऑफ 9 प्लस 16 आता है। यस सर। Yes. हाँ, कितना आएगा इसका आएगा 2 √3. दिमाग को चलाया हाँ 2r. नॉट ऑफ बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2r को छोड़ो, अंडर रूट क्या प्लस क्या 3 + 1 3 + 1. यस सर. Yes sir. √3 का स्क्वायर किया 1 का स्क्वायर किया। अरे सिंपल मैथमेटिक्स है ये, और ये क्लास 11th में फिजिक्स में भी पढ़ाया गया आप लोगों को। तो आ गया म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू क्या √4। यस सर. √4 कितना होता है 2, 2 से 2 को मार दो तो कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन r. Not upon r. ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, एट सेंटर। Center. कितना आगे आ गया म्यू नॉट अपॉन कैपिटल R, एंड कैपिटल R तो हमको कैपिटल R ही गिवन है,
और म्यू नॉट तो हम जानते हैं वैल्यू, तो म्यू नॉट का वैल्यू गिवन है क्या पेपर के अंदर? देख लेते हैं एक बार, क्योंकि स्टार्टिंग में गिवन होते हैं ना कॉन्स्टेंट्स वगैरह। एक बार ज़रा देख लेते हैं कि कितना, वैसे तो हमें याद है लेकिन फिर भी गिवन है, देखो हीरा। तो आपको अगर याद ना हो तो प्लीज़ यूटिलाइज दिस, ठीक है ना। टेस्ला मीटर पर एम्पेयर 4 पाई 10 to the power -7, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू -7 अपॉन आर। कितना आएगा टेस्ला? यस सर। भाई मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। टेस्ला, नहीं टेस्ला। ठीक है, हमने क्या चीज़ निकाल दी और क्या चीज़ निकालनी बाकी है अभी? डायरेक्शन निकालनी बाकी है, मैग्नीट्यूड निकालनी है। मैग्नीट्यूड निकाल ले, डायरेक्शन। करेक्ट, क्वेश्चन तो आसान ही है। ये जो क्वेश्चन है ये कौन सी एप्लीकेशन है? दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइट्स-वर्थ लॉ। फर्स्ट Yes, ठीक है, sir. डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यूज करना है कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। तो बताओ कि आपका पहला वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? पहले वेक्टर की डायरेक्शन आपकी आई क्या है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन आपकी के क्या है? ठीक है। ठीक है, तो यानी कि पहला वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? आई कैप। आई दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? के कैप। तो आपने इसको आई कैप बोल दिया, इसको आपने के कैप बोल दिया, ठीक है, जो मन चाहे वो किया करो। ये कितना, ये म्यू नॉट इंटू √3/2r आई कैप, ये था ना। यस सर। और वो कितना है? म्यू नॉट इंटू 1/2r, म्यू नॉट इंटू 1/2r के कैप। अरे हमने इसको मान लिया z डायरेक्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये कौन सा डायरेक्शन मान लिया? मान लिया z डायरेक्शन, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन मान लिया? मान लिया आपने x डायरेक्शन। जैसा मानना चाहो वैसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो या इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, हो तो गया है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या मैं चाहता कि इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? इनका रिजल्टेंट आ जाएगा इसकी पहले की टेल से दूसरे हेड तक। Yes, sir. द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स starts from the tail of first vector and goes to the head of second vector, ठीक है। Sir. क्या हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो बी नेट है वो थीटा एंगल पर है इस वाले कंपोनेंट से? Yes, sir. हमें थीटा निकालना है। क्या निकालना है Theta. भाई? डायरेक्शन जब निकालने के लिए बोलता है तो बताना होता है कि ये जो है बी नेट ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये रहा बी नेट, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये जो है एक्स एक्सिस थीटा एंगल पर है। तो बताओ इस डायरेक्शन, इस ट्रायंगल में लगा दो tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा? हाइट अपॉन बेस। यस सर। अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस यस। Yes, sir. कट रहा है? नो नॉट Root upon 2r. तो कितना आ गया? 1/√3 आ गया। 1/2 सर। थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। 30 यस सर। 5 अरे tan थीटा 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पे होता है ना। 30 डिग्री यस Yes, sir. और रेडियंस में बताओ, रेडियंस में π/6। 5/6. 5/6 हाँ, आप लोग तो 12th में आ गए तो आप लोगों को डिग्री रेडियन में ऐसे खेलना आना चाहिए चुटकियों में। थीटा इज 30 डिग्री और π/6 रेडियंस। सो अब यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई? एट 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। एट 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। भाई हमने जो थीटा नापा है वो किससे नापा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं? 22, ये तो हिंदी में है, फिर हिंदी के लिए डायग्राम दे रखा है, फिर यहाँ पे इंग्लिश में आ रहा है। टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, दिस इज चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या निकालना है इसमें? क्या बोल रहा है ये? टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स क्या होते हैं? सेम कैपेसिटेंस वाले। सेम कैपेसिटेंस, यानी कि अगर यहाँ पे कितने कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको? दो दिख रहे हैं, एक ए है और एक बी है, तो इसका कैपेसिटेंस सी, तो इसका कैपेसिटेंस भी सी। बोल रहा है आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट। यहाँ पे वी लिखा हुआ है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, तो इसको ई को हटाते हैं, यहाँ पे वी लिख लेते हैं। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? विद द स्विच एज क्लोज्ड, यानी कि ये स्विच स्टार्टिंग में क्लोज्ड था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? द स्विच इज नाउ ओपनड, स्विच को बाद में खोल दिया। एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इसके अंदर भी डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इसके अंदर भी डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। बाय द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी stored in both capacitors before and after the introduction of the dielectric slab. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। पहले स्विच बंद था ओपन था? पहले बंद था। बंद हाँ, था। यानी कि फिगर बाद वाली है पहले वाली है? पहले वाली। फिगर बाद वाली है, बाद में ओपन हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ, बाद वाली। Yes. The switch is now opened.
यानी कि स्टार्टिंग में, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर दो केस हैं, केस 1 केस 2, Yes, sir. Yes, sir. केस 1 केस 2, ठीक है। तो नंबर 22, तो यार केस 1 के अंदर ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से सीख लो उसको। तो केस 1 में स्विच वॉज Closed. क्लोज्ड, Closed. और केस 2 में स्विच हैज बीन ओपन्ड। Open. Open. जब स्विच बंद था तो कुछ कुछ हुआ होगा, Yes, sir. Yes, sir. क्या कुछ कुछ हुआ होगा? चार्ज हो गए होंगे कैपेसिटर्स। भाई बैटरी अगर लगा के आप बंद कर दोगे स्विच को तो कैपेसिटर्स क्या हो जाएंगे? चार्ज हो चार्ज जाएंगे। रहेंगे। भाई कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए क्या करते हो? बैटरी तो लगाते हो, Yes, sir. इसके लिए बंद कर दो इसको। तो स्टार्टिंग में आपके पास कैपेसिटर्स थे, इसका कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं, यहाँ पर कैपिटल वी ले लेते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। और बाद में क्या कर दिया इन्होंने? बाद में यहाँ से स्विच खोल दिया। जब स्विच को खोल दिया तो यानी कि ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. भाई स्विच खोलने पर किसकी जिंदगी से बैटरी चली गई? इसकी जिंदगी से बैटरी चली गई। Yes, sir. तो स्विच खोलने के बाद की जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी दिखेगी आपको। कौन से वाले कैपेसिटर के पास बैटरी नहीं रही? B के पास. बी के पास वाले बैटरी के नहीं पास। रही। और क्या कर दिया? डायलेक्ट्रिक घुसा दिया सब में, दोनों में, है ना? Yes, sir. कितने का? के का, के का डायरेक्ट घुसा दिया ना। लिख लो के बैटरी का प्लस माइनस कैपिटल वी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या क्या किया है? स्टार्टिंग में स्विच वाज क्लोज्ड। Closed. Closed. जब स्विच क्लोज रहा होगा तब क्या हुआ होगा? तो कैपेसिटर्स चार्ज हो गए होंगे, राइट? Yes, sir. ठीक है। बाद में क्या किया? स्विच को ओपन कर दिया। तो स्विच को ओपन कर दिया तो कौन से वाले कैपेसिटर के पास बैटरी है अभी भी? A. के पास ए के है। पास। किसके पास बैटरी नहीं है? B. B के पास है। और हमने क्या एक्टिविटी करी? दोनों को डायलेक्ट्रिक घुसा दिया, है ना? Direct. पूरा पूरा घुसा दिया या पार्शियल? पूरा पूरा, पूरा. पूरा. पूरा पूरा। भाई क्योंकि इसमें भी केस बनते हैं कि पूरा पूरा घुसाया है या पार्शियल घुसाया है, ये सब पढ़ा रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो केस 1 केस 2 ये दे रखा है। क्या निकालना है? पढ़ा था क्वेश्चन, याद है क्या निकालना? So Energy ratio store. of हाँ, एनर्जी स्टोर का रेशियो निकालना है। Energy बाद store. अपॉन पहला या पहला अपॉन बाद? बाद अपॉन पहला, पहले अपने। बाद अपॉन पहला। हाँ, बिफोर, ठीक है। नहीं, बाद अपॉन पहला नहीं है, सॉरी, बिफोर एंड आफ्टर है ना, तो पहले पहला। हाँ, वही। तो हिंदी को छोड़ो, बिफोर एंड आफ्टर अच्छा लग रहा है। तो क्या निकालना है? यू बिफोर अपॉन, U after. You are. Q after. ठीक है, यू बिफोर अपॉन यू आफ्टर निकालना है, ठीक है। यू क्या होता है? यू इज एनर्जी, Energy. ठीक है। तो भाई पहले तो देखते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है यार? हाफ सी वी स्क्वायर Q square upon After. 2C. Yes, sir. स्क्वायर अपॉन 2c, बिल्कुल। Yes, अच्छा ये बताओ कि केस 1 में ये कैपेसिटर सीरीज में है पैरेलल में है? Parallel. पैरेलल में दिख रहे हैं? हाँ, पैरेलल है ना, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. और बताओ कि इसके अक्रॉस बैटरी दिख रही है वी की, और इसके अक्रॉस भी दिख रही है बैटरी वी की, राइट? Yes. भाई पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज। इसके भी प्लेटों के अक्रॉस कैपिटल वी लगा हुआ है, इसके भी प्लेटों के अक्रॉस कैपिटल वी लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये बताओ कि इसकी कितनी वोल्टेज है? वी वोल्टेज है, और इसकी भी वी वोल्टेज है। Yes. तो अगर हम निकालते हैं यू बिफोर, तो यू बिफोर कितना आएगा? हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, ये पहले वाले का और ये दूसरे वाले का, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सी वी स्क्वायर, इजंट इट? Q square. Yes, sir. अब देखते हैं यहाँ पे। अब जब केस 2 में हम आए तो केस 2 में आने पे क्या हुआ? स्विच को आपने खोल दिया है। तो अब ये बताओ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर कैपेसिटेंस बदलती है या सेम रहती है? Change हो जाता है। चेंज हो जाती है। कितनी हो जाती है? 8 times हो जाता 3 टाइम्स हो जाती है। यानी कि इस वाले की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? केसी। है। हाँ, KC. Yes, sir. इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? केसी। K. भाई C. अगर हाँ. आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब घुसा दिया तो कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। Yes, sir. Yes. इसकी एनर्जी कितनी आएगी? इसकी एनर्जी आएगी, देखो, यू आफ्टर, तो यू आफ्टर क्या जाएगा? हाफ Half
KC C इंटू V का स्क्वायर प्लस ये कहाँ से आया, ये किसके लिए है, A के लिए B के लिए? तो ये A A के लिए है ना V के लिए भाई। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर। कैपेसिटेंस क्या हो चुकी है, KC हो चुकी है, तो KC डाल दिया। वोल्टेज तो V है ना यस यस सर यहाँ पर, ठीक है। अब किसकी एनर्जी बाकी है लिखनी, B की। क्या लिखेंगे, हाफ इंटू KC इंटू इसकी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज में गड़बड़ी मत करना, यही टेस्ट किया गया है यहाँ पर। भाई इसके पास बैटरी है कि नहीं है, नहीं है नहीं है। बैटरी इस बेचारे के पास है नहीं, आपने कैपेसिटेंस और बढ़ा दी इसकी, तो जानते हो ना Q इक्वल टू CV। यस सर। यस सर तो इसकी आपको वोल्टेज निकालनी पड़ेगी नई वाली। अब इसकी वोल्टेज कैसे निकलेगी, ये तो याद है ना कि जब आप बैटरी हटा देते हो तो कैपेसिटर अपना चार्ज नहीं भूलता, यस चाहे Yes, कुछ sir. कर लो, तो ये अपना चार्ज नहीं भूलेगा। बताओ यहाँ पर इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, भाई इसके पास चार्ज होगा CV माइनस CV, राइट। यस सर Yes, भाई sir. Q इक्वल टू CV Yes, के मुताबिक इसका चार्ज होगा CV माइनस CV, तो चार्ज अभी भी इसका CV ही रहेगा। ये रहेगा Q इज इक्वल टू नया वाला Q इज इक्वल टू नया वाला C और नया वाला V। तो ये चार्ज तो सेम रहेगा, जाएगा CV इज इक्वल टू नया वाला C नया वाला V। तो CV इज इक्वल टू नया वाला C कितना है KC और नया वाला V V डैश, सीधे सी कट जाएगा, तो नया वाला V कितना आ गया, VY क्या आ गया। V बाय के यस सर यानी कि आप ऐसे याद भी कर सकते हो, अगर आपको इतना नौटंकी नहीं करनी, कि अगर आपने कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक घुसा दी है और बैटरी नहीं लगी हुई है, तो वोल्टेज बिकम्स 1/k टाइम्स, वोल्टेज बिकम्स 1 by K. 1 by K times. यहाँ पे क्या आएगा, V/K का E स्क्वायर। by K. 1 by K का Plus, स्क्वायर हाँ. हाँ ध्यान से करनी है सब चीजें, ये सब बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। आपको कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं है तो गो बैक एंड रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट्स, डोंट वेट। कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपके पास हाफ KC V स्क्वायर प्लस हाफ C V स्क्वायर अपॉन K, जा रहा है। यस सर के Upon K. हाँ ठीक है. ठीक है ना। इसमें से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, हाफ CV स्क्वायर, यस सर Yes, sir. क्या बचेगा ब्रैकेट में, K प्लस 1/K, 1 by K यानी कि हाफ CV स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, K K स्क्वायर square plus 1 प्लस 1 अपॉन upon K। K. बिल्कुल, कुछ मिस्टेक तो नहीं है इसके अंदर, हाफ KC V स्क्वायर प्लस हाफ KC, हाँ ठीक है सही है। क्या निकालना है, 4 upon U U before after. upon U after. बिल्कुल, तो डाल देते हैं। U/4 कितना है, CV square. CV V स्क्वायर, square. यह है CV स्क्वायर अपॉन 2 K स्क्वायर प्लस 1 अपॉन K, कुछ कट रहा है, CV square स्क्वायर कितना? हो जाएगा 2K अपॉन K स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। Yes sir. यस यस ठीक है, इस क्वेश्चन का आगे चलते हैं। सेक्शन डी पे आते हैं। सेक्शन डी क्या बोल रहा है, आशा की माता जी, ठीक है। आशाज मदर रेड एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, किसके बारे में, अबाउट अ डिजास्टर दैट टुक प्लेस एट, क्या लिखा है ये, चेरनोबिल चेरनोबिल। कभी सुना है वर्ड ये चेरनोबिल, नो सर जगह का नाम है हाँ जगह का नाम है ये। मतलब एक डिजास्टर हुआ था यहाँ पे बहुत तगड़ा, चेरनोबिल में। तो आशा की मम्मा ने क्या किया, उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में अबाउट अ डिजास्टर दैट टुक प्लेस एट चेरनोबिल। उसको कुछ समझ नहीं आया, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड मच फ्रॉम द आर्टिकल, एंड देन शी आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम आशा रिगार्डिंग द आर्टिकल। Asha tried to answer her mother's questions based on what she had learned in class 12 physics. What was the installation at Chernobyl where the disaster took place? Chernobyl में क्या लगा हुआ था जहाँ पर ये डिजास्टर हुआ? What according to you was the cause of this disaster? अब ये क्या जीके का सवाल है क्या ये? हाँ वही सर है ना? ये आएगा वैसे एग्जाम में? क्यों नहीं आएगा, आ रखा है तो भाई, आया हुआ अगर सवाल है। ऐसे कोई और इंसिडेंट दे दिया तो फिर क्या हाँ तो करेंगे? लेट मी शो यू। मैं हमेशा किस चीज पे एम्फेसिस करता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ने पे। एनसीईआरटी में है ये एनसीईआरटी में आ जाओ ना। चेरनोबिल, कोई क्या लिखा हुआ है दिख रहा है, चेरनोबिल। हाँ यस 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 सर. यूक्रेन भाई सीबीएसई का पेपर कभी भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, तो आपको अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो यू कैन बी इन प्रॉब्लम, तो डोंट गो देयर प्लीज। यानी कि चेरनोबिल एक जगह है, यूक्रेन करके जगह है ना, यूक्रेन। यस सर इसका पता यस सर. यूक्रेन एक कंट्री है, यूक्रेन में जगह है चेरनोबिल,
और चेरनोबिल में लगा हुआ था एक न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या था? न्यूक्लियर रिएक्टर। रिएक्टर। Nuclear reactor. और न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या क्या बनता है? न्यूक्लियर एनर्जी। यस यस। न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। न्यूक्लियर रिएक्टर से बनती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्यों बनानी है? जिससे कि लोगों के घर में बिजली पहुंचा सके। हमारे देश में बिजली किससे आती है? थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, है ना, सोलर पावर, विंड पावर, ठीक है। और जापान वगैरह में, रशिया में, वहां पर वो लोग बहुत एडवांस थे पहले ही। तो 1986 में वहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, कैटास्ट्रोफिक। तो उसी के बारे में बताया गया यहाँ पर। तो हुआ क्या था? तो वही बता रहा है कि पूछा यहाँ पर कि क्या था वहां पर। व्हाट वाज द इंस्टॉलेशन एट चेरनोबिल वेयर द डिजास्टर टुक प्लेस? क्या था वहां पर? न्यूक्लियर रिएक्टर था। न्यूक्लियर रिएक्टर। यस सर। तो अगर हमने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो हमें पता होगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। लिख लेते हैं। देखो ये पार्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर वाज इंस्टॉल्ड। आप लोगों ने कभी सुना नहीं है चेरनोबिल के बारे में? नो सर। चेरनोबिल तो यार बहुत फेमस है। और मतलब आप लोग तो एकदम मॉडर्न बच्चे हो, तो वहाँ पर काफ़ी इस पे बेस्ड काफ़ी वो भी आई हैं, टीवी सीरीज वगैरह भी बनी है। तो डेफिनेटली यू शुड वॉच इट। न्यूक्लियर रिएक्टर वाज इंस्टॉल्ड एट चेरनोबिल इन यूक्रेन। और ये इतना तगड़ा हादसा है कि आज तक इसके रिपरकशंस हैं। यूक्रेन में हुआ था। यूक्रेन से बहुत पास है रशिया। तो न्यूक्लियर रेडिएशंस लीक हो गई थी और वो रशिया तक चली गई थी, जिसकी वजह से आज तक वहाँ के जो वो हैं, मतलब एनिमल्स हो गए या ह्यूमन बींग्स हो गए, उनके डीएनए में म्यूटेशन हो चुका है। यानी कि वहाँ के ह्यूमन बींग्स नॉर्मल ही नहीं है। न्यूक्लियर रेडिएशन घुस चुकी है उनके बॉडीज के अंदर और पूरा की पूरी जो डीएनए वो बर्बाद हो चुकी है। तो बहुत तगड़े तगड़े लेवल का म्यूटेशन हो चुका है। आप लोगों ने सुना होगा ना म्यूटेशन के बारे में? जी सही सर। जी सर। तो ये सब पंगा है वहाँ का। तो अगर आप गूगल करोगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस चेरनोबिल डिजास्टर। ओके। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वाज द कॉज ऑफ दिस डिजास्टर? तो कॉज तो सरकार ने बाहर ही नहीं आने दिया कि कॉज क्या था, ठीक है। लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेकुलेशन, है ना, कि लोगों ने बोला कि भाई क्या हुआ होगा। तो कभी भी कोई कंट्री अपने अंदर की बातों को बाहर नहीं आने देती। जैसे चाइना में क्या होता है, वी डोंट गेट टू नो कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है। सब वो क्या होती है, दैट इज ऑल स्पेकुलेशन, कि हम सोचते हैं ऐसा हो रहा होगा। तो आप लिख सकते हो कि जो एनसीईआरटी में गिवन है थोड़ा बहुत, कि द चेरनोबिल डिजास्टर, द चेरनोबिल accident, you can say the Chernobyl accident was the result of a flawed reactor design. उसके रिएक्टर के डिजाइन में एक फ्लॉ था। The Chernobyl accident was the result of a flawed reactor design that was operated by, एक तो उसके रिएक्टर डिजाइन में फ्लॉ था, और दूसरी चीज ये कि जब रिएक्टर को जो ऑपरेट करते हैं वो लोग ट्रेंड नहीं थे। The Chernobyl accident was the result of a flawed reactor design that was operated by untrained personnel. उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। होता ना कि जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पर इंटर्नशिप करते हो, तो इंटर्न्स से करवा दिया। जो इंटर्न्स आए थे, जो नए बच्चे आए थे, उन्हीं से चलवा दिया। तो ये पंगा हो गया। तो एक तो रिएक्टर के डिज़ाइन में पंगा था, ऊपर से अनट्रेंड पर्सनल ने उसको ऑपरेट कर दिया, जिसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ था, ऐसा बताया जाता है। असली बात बाहर नहीं आई थी। ओके। इसके बाद आता है बी पार्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इन द इंस्टॉलेशन एट चेरनोबिल। कि ऐसा इतनी एनर्जी कैसे निकल गई वहाँ पर बाहर, कि बर्बादी फैल गई वहाँ पर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? इसके अंदर होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन। यस। तो हम लिखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन में तो बहुत भयंकर एनर्जी निकलती है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इन द इंस्टॉलेशन एट चेरनोबिल। अब समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? यस सर। नहीं तो कहीं से क्या आउट क्या आ जाएगा पता भी नहीं लगने वाला, फिर बोलते रहेंगे कि ये जीके का सवाल है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इन द इंस्टॉलेशन एट चेरनोबिल वाज क्या? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। बड़ा से छोटा। बिल्कुल। तो न्यूक्लियर फिजन होता है, इट इज द फिनोमेना, ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ, a heavy nucleus, a heavy unstable nucleus,
जो कि होता है यूरेनियम. It is a phenomena of splitting of a heavy unstable nucleus into two or more fragments of comparable masses. हमने पढ़ा है इसके बारे में? Yes, sir. बिल्कुल. सो चेर्नोबिल के अंदर क्या लगा हुआ था? न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ था. न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा फिनोमेना होता है? न्यूक्लियर फिजन होता है. और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस ब्रेक करता है टू और मोर फ्रैगमेंट्स ऑफ कंपेरेबल मासेस में. ठीक है. Yes, sir. और इस प्रोसेस में निकलती है बहुत ज्यादा एनर्जी विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी Large amount of energy. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. और कैसे करते हैं न्यूक्लियर फिजन? हमारे पास होता है यूरेनियम का न्यूक्लियस 23592 वाला, और इसको हम बोम्बार्ड करते हैं विद अ स्लो न्यूट्रॉन. याद है? Yes, sir. Yes, sir. जिसे हम बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन. तो अगर हम थर्मल न्यूट्रॉन को इसके ऊपर बोम्बार्ड करते हैं, इसके ऊपर यूरेनियम के ऊपर, तो इस बोम्बार्डमेंट से रिएक्शन इनिशिएट होती है. और क्या मिलता है हमें मिलता है बेरियम और क्रिप्टॉन. तो बेरियम होता है 141, दिस इज 56. इसको याद कर लो, रट्टा मार लो इसका. दिस इज 92, दैट इज 36. क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? 235 प्लस 1 236 आ रहा है. यहाँ पे कितना आ रहा है? 141 92. दिस इज हाउ मच? 233. ठीक है. तो हमें चाहिए, Yes. हमें 3 न्यूट्रॉन्स और चाहिए होंगे. Neutron. ठीक है. बाकी सब बैलेंस है 92 92. ठीक है. Yes, sir. किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मास नंबर और एटॉमिक नंबर हमेशा कंजर्व रहता है. ठीक है. तो हम क्या चीज भूल गए? एनर्जी तो लिखी नहीं. Energy. हाँ. अगर एनर्जी ही नहीं लिखोगे तो कहाँ से समझाओगे इस चीज को? सो होता क्या है कि न्यूक्लियर फिजन के अंदर आपने एक थर्मल न्यूट्रॉन को इसके ऊपर बोम्बार्ड किया, और इसके बोम्बार्डमेंट की वजह से बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, साथ में 3 न्यूट्रॉन और बन गए. ये जो 3 न्यूट्रॉन है ये फर्दर इस पर हिट करेंगे, फिर से इससे फिर से 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, फिर जो 3 न्यूट्रॉन है फिर से इसके ऊपर हिट करेंगे. तो इट इज अ चेन रिएक्शन. इट इज अ Chain reaction. चेन रिएक्शन, एंड इट इज एन अनकंट्रोल्ड or कंट्रोल्ड? Uncontrolled. हाँ, इट इज एन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. तो अगर ये अनकंट्रोल्ड है फिर तो तबाही मचाने के उसमें है, कैपेबिलिटी में है. तो इसको कंट्रोल करना पड़ता है आपको. इट इज एन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन व्हिच नीड्स टू बी कंट्रोल्ड. इट इज एन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन व्हिच नीड्स टू बी कंट्रोल्ड. Controlled. यानी कि आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि इस रिएक्शन की तेजी को थोड़ा सा रिटार्ड करे. बेसिकली हो क्या रहा है कि न्यूट्रॉन को मारा है यूरेनियम के ऊपर, और फिर से 3 न्यूट्रॉन्स बन गए. ये न्यूट्रॉन फिर से इसके ऊपर हिट करेंगे, फिर से 3 न्यूट्रॉन्स, ये फिर से इसके ऊपर हिट करेंगे. तो इस तरीके से जो है, पढ़ा ना क्लास 11 में एपीजीपी. Yes. तो यहाँ पे जीपी चालू हो जाएगी. मतलब जो है पहले 2, मतलब पहले 3 पैदा हुए, फिर 3 का डबल हुआ, फिर 6 का डबल जो है 12, फिर 12 का डबल 24. यहाँ पे जीपी चल रही है. तो ये तो तबाही मचाने के कैपेबिलिटी में रखती है ये. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इसको. और कंट्रोल कैसे करते हैं? एक ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जो कि इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले, और उन मतलब न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले. मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ती है कंट्रोल रॉड्स. इट इज एन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन व्हिच नीड्स टू बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग कंट्रोल रॉड्स. बाय यूजिंग कंट्रोल रॉड्स Control rods. मेड ऑफ, पता है किसी को किस चीज की बनी होती है? मेड ऑफ कैडमियम. किसकी? Cadmium. कैडमियम की. तो कंट्रोल रॉड्स बनी होती हैं कैडमियम की. आपको इनको घुसाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, घुसाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. अगर हमेशा ही घुसा के रखोगे तो ये रिएक्शन आगे चल नहीं पाएगी. अगर बाहर निकाल दोगे तो ये तबाही मचाएगी. यानी कि आपको इसका घुसाना है, निकालना है, घुसाना है, निकालना है कंट्रोल रॉड्स को, जिससे कि ये रिएक्शन चलती भी रहे और आफत भी ना आ जाए. तो दिक्कत वहीं पर हो गई थी कि जो अनट्रेंड लोग थे जो इसको ऑपरेट कर रहे थे, उन्हें कंट्रोल रॉड्स चलाना नहीं आता था. तो उन्होंने जो है बाहर ही निकाल दिया, उनको बाहर निकाल के बातें करने में लग गए, तो अंदर हो गया ब्लास्ट. तो बेसिकली दिस इज द आइडिया अबाउट न्यूक्लियर फिजन. ओके, सी पार्ट तो वैल्यू बेस्ड है.
तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वर द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय आशा एंड हर मदर, ये तो आप लिख ही लोगे कि आशा ने क्या दिखाया, अपना नॉलेज ऑफ फिजिक्स दिखा दिया उसने, और उसकी मदर ने क्यूरियोसिटी दिखा दी, राइट? Yes, sir. ठीक है, मतलब वो बना लेना, उसमें मार्क्स मिल जाते हैं, अगर वो आएगा तो, वैसे आएगा नहीं वो। नंबर 24 पे चलते हैं। 24 क्या बोल रहा है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ लेंथ 2a एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द Axial line. एक्सियल लाइन। तो बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन आ गया है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल डेरिवेशन। कर लेते हैं इसको, 25th का ए पार्ट। सो हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना? ये निकाला ना? Yes, yes. ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, और इनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 2a। दिस इज 2a and this is the center of dipole, and if you extend this line over there, so this is the point P and this is the axial point. This is the axial point. अब ये जो axial point है, इस पॉइंट पर किस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इसकी वजह से एंड इसकी वजह से। तो प्लस क्यू की वजह से कैसे होती है? रेडियली आउटवर्ड्स। So let's call this as E1 vector, and माइनस क्यू की वजह से होगी E2 वेक्टर, रेडियली इनवर्ड्स। Inwards. तो यहाँ पे कौन सा वाला वेक्टर लंबा बनेगा? E1 वाला, ठीक है ना, क्योंकि वो पास में है तो उसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब वो बहुत दूर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी यहाँ पर। तो कौन डोमिनेट करेगा, E1 या E2? E1. E1 डोमिनेट करेगा। तो लिख सकते हैं कि व्हाट इज E1? E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन AB स्क्वायर, एंड व्हाट इज E2? E2 विल बी के क्यू अपॉन BP स्क्वायर, AB square. ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल लेटर r, है ना? Yes, sir. सो के क्यू अपॉन AP कितना है? AP है r माइनस a, राइट? R minus तो r माइनस ए का स्क्वायर, ये जाएगा के क्यू अपॉन BP कितना है? BP है r प्लस ए, R plus r प्लस ए का स्क्वायर। कौन डोमिनेट करेगा? E1. E1. तो E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो E होगा एट पॉइंट P वो जाएगा E1 माइनस E2, है ना? Yes, sir. ठीक है। और क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो है होगा, ये दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, राइट? P वेक्टर। Yes, sir. P वेक्टर होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, राइट? माइनस क्यू से प्लस क्यू। Yes, sir. और यहाँ पर कौन जीत रहा है? यहाँ पर E1 जीत रहा है, E1. बिल्कुल। तो ये जो आएगा आपका इफेक्टिवली, दिस विल बी पैरेलल टू P वेक्टर, राइट? P वेक्टर Yes, क्यों? sir. क्योंकि E1 डोमिनेट कर रहा है, तो E1 की डायरेक्शन वही है जो P वेक्टर की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर ये रहेगा E1 माइनस E2, तो उसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। सो विल गेट, इसको बोलते हैं E एट पॉइंट P इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। And what is the LCM? The LCM is the multiplication of the denominator terms. So R minus a square Plus R plus A equals plus a square, और ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? के क्यू। ब्रैकेट में क्या आएगा? R plus a square माइनस R minus a square। Yes. इसको सॉल्व कर देते हैं। तो EP इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab Plus 2AR. रहेगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ठीक है। 2ar अपॉन में आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, यस सर। भाई ए माइनस बी, ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का पावर 2 लगा दो, दोनों का पावर 2 दे दिया हमने यहाँ पर। तो कुछ कट रहा है ऊपर, काफी कुछ कट रहा है एक्चुअली। स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ ये सब कुछ कट गया यहाँ पर। तो क्या बचेगा? के क्यू इंटू 4AR Yes, sir. इंटू 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पैरेलल टू स्मॉल p वेक्टर। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू के इंटू क्यू 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज Q2a? P. P will be kp इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का
whole square parallel to p vector. So this is the value of electric field at axial point of electric dipole. What is k? K is 1 upon 4 pi epsilon naught. Yes, Yes, sir. sir. So 2 pi r upon 4 pi epsilon naught r square minus a square whole square parallel to p vector. कुछ कट रहा है? 2 से 4 VPR upon 2 pi epsilon naught r square minus a square का whole square parallel to electric dipole moment vector. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. So ये आ गया आपका फाइनल आंसर. यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया ना? जैसे सेकंड काट गया. हाँ, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है तो इस वजह से लगाया नहीं हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि ए पार्ट में कुछ गिवन नहीं है ना, तो इस वजह से लगाया नहीं. बी पार्ट में बोल रहा है ड्रॉ ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर और आर ग्रेटर देन ए. यहाँ पे लगेगा अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना? यस यस. लिखेंगे कि गिवन है क्या चीज़ गिवन है हमको, आर इज वेरी लार्ज देन ए. अगर आर ए से बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा, isn't it? यस सर. Yes, sir. तो वी कैन नेग्लेक्ट, A भाई ए square स्क्वायर बहुत छोटा है, वी कैन नेग्लेक्ट ए स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर. denominator. ठीक है, तो देयरफॉर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एक्सियल पॉइंट पे, ये आएगा P by R cube. हाँ बिल्कुल, तो आएगा पी आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि p अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आ जाएगा पैरेलल टू p वेक्टर. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. हमें क्या बनाना है? हमें तो ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ क्या वर्सेस क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस r. दिस इज e, दिस इज r, दिस इज 0, दिस इज इन मीटर्स एंड दिस इज इन न्यूटन पर कूलम. ठीक है, यस सर. मुझे बताओ कि ग्राफ कैसा बनेगा? भाई r बढ़ेगा तो e घटेगा. यस सर. यहाँ से देख पा रहे हैं हम कि e और r में कैसा रिश्ता है? e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. तो अगर r Yes. आप r को बढ़ाओगे तो e विल ड्रॉप. तो r को हल्का सा बढ़ाने में मानते हैं आपने r को 2r कर दिया. अगर आपने r को 2r कर दिया तो e हो जाएगा e by 8. समझ में आ रही है? यस सर. Yes, sir. क्योंकि क्यूबिंग चल रही है नीचे, यानी कि तगड़ा गिरेगा या हल्का सा गिरेगा? तगड़ा गिरेगा. हल्का सा बढ़ाने पे तगड़ा गिरेगा, यानी कि ऐसे गिरेगा एकदम झपाक से. ठीक है ना? यस सर. Yes, sir. यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से भी तगड़ा ड्रॉप है ये. सो दिस इज नॉट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्चुअली. इट लुक्स लाइक वन बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये बहुत फास्ट गिरेगा इस तरीके से. आप यहाँ पे एक आरो बना सकते हैं आप अपनी इसके लिए. ओके, सो दिस इज द ग्राफ. ऑलराइट, क्या बोल रहा है? इफ दिस डाइपोल वर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट. अगर हमने इस डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया होता जो कि ई नॉट है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ये पढ़ा है हमने कभी स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? Yes, sir. Yes, sir. Stable में theta 0 होता है P और R के बीच, Unstable में 180. और unstable में 180. बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अगर नोट्स आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका बहुत फायदा होगा. तो नोट्स को अच्छे से रिव्यू कर लो. स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर हम बनाएंगे, कह रहा है डायग्राम बना के दिखाओ. तो डायग्राम में ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई नॉट, और P ये vector रहा is आपका पी वेक्टर. तो यानी कि ये माइनस क्यू, Yes, ये प्लस क्यू, और ये रहेगा आपके पास स्मॉल पी वेक्टर. यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री 0 degree. बिटवीन क्या एंड क्या? पी वेक्टर एंड Vector and E vector. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क होता है पीई साइन थीटा. E cross. हाँ P. हाँ P पी से. साइन थीटा. थीटा 0 डिग्री है तो आएगा टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन 0, है ना? Torque भी 0. Yes. टॉर्क भी 0. अरे इक्विलिब्रियम का मीनिंग ही है कि टॉर्क फोर्स सब 0, है ना? Yes. बिल्कुल. फिजिक्स के अंदर द वर्ड इक्विलिब्रियम मींस फोर्स एंड टॉर्क इज इक्वल टू 0. अब लिखेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है? उल्टा. Theta. Theta ये रहेगा आपके पास कौन? ये कौन है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. field. Yes. और इस बार माइनस क्यू या प्लस क्यू, नीचे कौन आएगा? नीचे प्लस क्यू नीचे plus Q. और ऊपर माइनस क्यू. और ये कौन सा वेक्टर है? ये है छोटा पी वेक्टर. क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू
90 degree between P and D. बिल्कुल, ये सब पढ़ा था ना चैप्टर 1 के अंदर? Yes. ये सब पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर हमने कि नहीं? Yes, sir. बड़ा ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यार इस तरीके से आपको निकालना है, स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में बातें करनी है यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया है, बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहा है? एंड राइट द एक्सप्रेशंस फॉर Torque acting on the dipole in both cases. क्या है, कितना है? 0 0 तो है। 0 0. Yes sir. तो ये सवाल है, अगर ये करने के आपको मिल रहे हैं यहाँ पे भाई 2 का ए, 1 का ए और 2 का ए, तो दोनों नंबर मिल रहे हैं आपको करने के, कुछ भी नहीं है ये, हो गया ये। और पार्ट क्या है? यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinitely large plane thin sheet with surface charge density sigma. This is second application of Gauss theorem, right? Yes, sir. Yes sir. कर लेते हैं इसका और पार्ट, रिवीजन भी हो जाएगा इसका हिसाब से। तो जो ए पार्ट है उसमें कौन सा लॉ? गॉस लॉ। गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड आप लोगों को डिस्प्ले आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या दे रखा है? हमको दे रखा है कि एक हमारे पास इन्फिनिटली लार्ज शीट है इस तरीके से। सो दिस इज द शीट, इसके ऊपर मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हर जगह पर है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी of plane sheet. Sigma is the surface charge density of plane sheet. क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो बड़ा ही आसान काम है। यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने ये वाला पॉइंट दिया, ये पॉइंट है P, यहाँ पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो गॉस लॉ के लिए आपको बनाना पड़ता है गॉसियन सरफेस, है ना? गॉसियन सरफेस। यस सर। तो गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। गॉसियन सरफेस इस कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे, राइट? विल ड्रॉ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, विल ड्रॉ पेपर के बीच से जा रहा हूँ, बिल्कुल चीरते हुए जाएगा इसको। यस सर। तो दिस इज अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, दिस इज अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। हमें क्या निकालना है? फील्ड पॉइंट P पे। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जिन्हें याद है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें याद नहीं था वो याद कर लो भाई, ये सब चीज़ें एग्जाम में आने वाली हैं पक्का। ओके, तो यहाँ पर जो है कितने सरफेस हैं? सरफेस S1, सरफेस S2 एंड सरफेस S3। ये जो S1 S2 है ये वो हैं सर्कुलर, S1 S2 सर्कुलर। S3 क्या है? S3 हमारा कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है ना? S3 इज द कर्व सरफेस एरिया। तो ये बताओ कि इस शीट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, है ना? यस सर। भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स। और इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है रेडियली आउटवर्ड्स। इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, रेडियली आउटवर्ड्स। और इस वाले पॉइंट पर जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, आउटवर्ड नॉर्मल। यस और यहाँ पर भी होगा आउटवर्ड नॉर्मल, और दोनों एरिया सेम होंगे, तो ऐसे मार्क कर दिया हमने। यानी कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स हियर? 0 डिग्रीज। 0 degrees। एंड द एंगल हियर इज आल्सो 0 0 degrees. 0 degrees। किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। हाँ यस सर। अगर हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा टुकड़ा कर्व सरफेस एरिया पे, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया आपने, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, है ना?
रेडियल आउटवर्ड्स, और एरिया से होगा यस ऊपर थीटा इज 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज दैट इज 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज तो लिखेंगे कि यूजिंग मतलब ये लिख देते हैं कि फाई जो नेट होगा, फाई नेट दैट विल बी फ्लक्स थ्रू S1 प्लस फ्लक्स थ्रू S2 प्लस फ्लक्स थ्रू S3। पहले फाई S1 निकालते हैं, तो फाई S1 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, है ना? यस सर कितना हो जाएगा? EA cos 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री इज 1, तो हो जाएगा EA के बराबर। सिमिलरली यस फाई S2 भी यही आ जाएगा, है ना? Yes, sir. कोई डिफरेंस ही नहीं है। EA cos 0, व्हाट इज cos 0? cos 0 डिग्री इज 1। 1 EA फाई S3 निकाल लेते हैं। बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? 0 नो सर। नहीं सर तो देखा EA डैश कर देना इसको, डैश, क्योंकि एरिया अलग है यहाँ पर। cos 90 डिग्री, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यानी कि फाई नेट कितना आ रहा है? 2EA 2 ये यस सर EA प्लस EA प्लस 0 यानी कि 2EA। ओके, हमें क्या निकालना है? हमें E निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हाँ, यूजिंग गॉस लॉ। Gauss law. Gauss law. गॉस लॉ पता है? E dot dA vector is equal to Qi upon epsilon naught. हाँ, ठीक है। तो फाई नेट इज इक्वल टू, बहुत हो गया नाटक, द क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिफरेंशियल एरिया इज इक्वल टू QI अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब आप काम कर चुके हो, है ना? ये सब आप काम यहाँ पे कर चुके हो, राइट? तो 2EA is equal to Qi upon epsilon naught. बिल्कुल बिल्कुल, तो आएगा 2EA इज इक्वल टू चार्ज इंटीरियर टू द गॉसियन सरफेस, है, चार्ज इंटीरियर टू द गॉसियन सरफेस। Gaussian surface व्हाट इज QI? QI इज चार्ज इंटीरियर टू द, Gaussian surface यहाँ पे गॉसियन सरफेस की शेप क्या है? cylinder सिलेंड्रिकल। Yes, yes. भाई सिलेंड्रिकल, चार्ज इंटीरियर टू द गॉसियन सरफेस। यहाँ पर गॉसियन सरफेस की शेप क्या है? Cylindrical. सिलेंड्रिकल। इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कहाँ पर है? यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये रहा चार्ज, दिख रहा है ये चार्ज, ये वाला, यही चार्ज पकड़ना है हमको। गॉसियन सरफेस में चार्ज कहाँ पर है? शीट पे, जब उसने पंक्चर किया शीट को, दिस इज द चार्ज, दिस इज द QI, राइट? नाउ व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। Surface charge. हाँ चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज yes yes चार्ज पर यूनिट, charge per unit area यानी कि चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा एरिया, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा एरिया। sigma area ठीक है, yes sir अगर आपने इस वाले एरिया को कैपिटल ए मान के यहाँ पे कैलकुलेशन में कैपिटल ए पकड़ा है, तो वो जो जहाँ पर चार्ज की आप बात करो, ये एरिया कितना है? कैपिटल ए तो होगा, isn't it? देखा, QI इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया, कैपिटल ए। yes sir QI कितना आ गया? sigma a QI आ गया सिग्मा ए, तो डाल देते हैं, तो देखा 2EA इज इक्वल टू क्या अपॉन क्या? sigma a upon epsilon naught तो E कितना आ गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, so this is the answer, this is the electric field at the point P। देख लिया? Yes, sir. Yes, yes. Okay, what is sigma? Surface charge. surface charge density charge of plate density। तो हाँ। radially away from sheet होगा ना? हाँ, रेडियली अवे होगा, बिल्कुल लिख देते हैं यहाँ पे, रेडियली अवे फ्रॉम शीट। ये बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको, रेडियली अवे फ्रॉम शीट, क्योंकि ये शीट पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। positive हाँ, ये शीट अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो रेडियली अवे होगा, अगर ये शीट नेगेटिव चार्ज होती है तो इट वुड हैव बीन रेडियली टुवर्ड्स, inward रेडियली इनवर्ड्स। यस, सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसके अंदर खास बात क्या है? व्हाट इज द की पॉइंट हियर? खास बात क्या है यहाँ पर? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या खास है? एनीवन? क्या खास है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि हमको ध्यान होना चाहिए? यूनिफॉर्म होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो यहाँ पे जो नोटवर्दी पॉइंट है वो ये है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन नेचर। कैसे पता लगा कि यूनिफॉर्म है ये? सर वो infinitely large. क्या 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 क्या? वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई छोटा आर नहीं आ रहा ना कहीं पर भी सूर्य से। यस, यस। बिल्कुल,
This electric field is uniform in nature because it is independent of distance. This electric field is uniform in nature because it is independent of distance. डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताओ नेचर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म है ना, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। बी पार्ट क्या बोल रहा है? एन इन्फिनिटली लार्ज थिन प्लेन शीट, यानी कि ऊपर वाली शीट। जनरली ऐसा हो रहा है बोर्ड के अंदर कि ए पार्ट से एसोसिएटेड है बी पार्ट। An infinitely large thin plate sheet has a uniform surface charge density sigma. Obtain the expression for the amount of work done in bringing a point charge q from infinity to a point distance r in front of the charged plane sheet. क्या निकालना है? वर्क निकालना है। वर्क क्या निकालना है? वर्क। किसको कहां से कहां लेके आए? चार्ज q को इंफिनिटी से r डिस्टेंस, ठीक है। तो कर लेते हैं ये सवाल, कैसे करेंगे देखते हैं। सो दिस इज व्हाट? दिस इज एन इन्फिनिटली लार्ज थिन प्लेन शीट। दिस इज एन infinitely large thin plane sheet of surface charge density sigma. हम चार्ज को कहां से कहां लेके आए? इंफिनिटी से डिस्टेंस r, पॉइंट P तक, जो कि इसके r सामने है। यस सर। हम चार्ज को कहां से कहां लेके आए? इंफिनिटी से पॉइंट P तक, ठीक है। यही है ना? यस यस। क्या निकालना है? वर्क। हमें निकालना है वर्क। तो वर्क कैसे निकालते हैं? f क्रॉस ds, f डॉट ds। वर्क इज इक्वल टू f डॉट ds, ठीक है। ओके, तो वर्क निकाल लेते हैं ना, इसे निकालना है। वर्क इज इक्वल टू q डेल्टा v, इजंट इट? यस सर, हाँ यस सर। q डेल्टा v, वर्क इज इक्वल टू ये q, ये आप लेके आए हो। अब कहां से कहां गए हो? इन्फिनिटी से p, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, है ना? हाँ यस सर। vp माइनस v इंफिनिटी। और जब हमने क्लासेस करी थी तो पढ़ा था हमने कि v इंफिनिटी 0 होता है। 0 डाल दो, यस सर। यानी कि w इज इक्वल टू कितना? qvp। यस सर, बहुत बढ़िया। अगर हमें vp मिल जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है ना? यस सर। हमको vp की आवश्यकता है। अब vp कैसे निकलेगा? vp तो पता ही नहीं है, हमने तो ये टॉपिक किया ही नहीं है कि शीट की वजह से, इस शीट की वजह से पॉइंट p पे कितना पोटेंशियल होगा, ये चाहिए हमको। रिक्वायरमेंट क्लियर है ना कि रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? ये तो क्लियर है ना? यस yes सर, sir. हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस शीट की वजह से इस पॉइंट p पे कितना पोटेंशियल होगा। अगर ये मिल जाए हमको तो काम हो जाएगा हमारा। हम तो ये जानते हैं कि चार्ज q की वजह से r दूरी पे k क्यूब आर होता है ना? यस सर। Yes sir. हम जानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से फंडा कि चार्ज q की वजह से r दूरी पे कितना होता है? k क्यूब r। क्योंकि बाय आर। लेकिन शीट की वजह से कोई किया ही नहीं हमने, यानी कि ये सवाल एक टफ प्रॉब्लम में काउंट होगा क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड टॉपिक का सवाल नहीं है। ये टॉपिक ऐसा हमने कभी किया ही नहीं है कि शीट की वजह से r दूरी पे निकाल के बता दो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। वो निकालने के लिए आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। ऐसा नहीं कि निकल नहीं सकता, निकल सकता है। तो निकाल लेते हैं एक बार। और देखो वीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। ये जो आपके पास शीट है, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर एक डेटा मिसिंग लग रहा है मेरे को, अब जस्ट रियलाइज हुआ अभी। ये जो शीट है सिग्मा की, इस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। ये क्या है? पॉइंट पी। कितना दूर है? आर। अभी क्या निकालने की कोशिश करेंगे हम? वीपी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। तो ये बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, यस सर, इक्विडिस्टेंट। है ना? इक्विडिस्टेंट, यस सर। पॉजिटिव से निकलती है ना? तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप करता है, इंक्रीज करता है? ड्रॉप करता है। सोच के बताया बात। तो भाई ये ध्यान रखना कि अगर ये 10 वोल्ट है,
ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ठीक है ना? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप करता है। ये बात हमने पहले कभी डिस्कस की है कि नहीं? यस सर किए। Yes, sir. तो अब ये बताओ कि क्या हमें ये बता रखा है कि शीट का पोटेंशियल कितना है? नहीं, नहीं sir. नहीं बताया। ये बताओ कि पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो शीट से ज्यादा होगा या शीट से कम होगा? कम होगा। कम होगा, Sir, क्योंकि हम ये बात जानते हैं, है ना? yes sir. पी पॉइंट का पोटेंशियल शीट के पोटेंशियल से कम या ज्यादा? कम। अब शीट का तो दे ही नहीं रखा, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर दोबारा जाके। शीट का पोटेंशियल दे नहीं रखा उन्होंने, सवाल गलत गलत है ये। सवाल में एक इशू है कि शीट का पोटेंशियल दिया नहीं हो। अगर दिया ना हो तो क्या मान लेंगे? मान लेंगे कि शीट का पोटेंशियल भी 0 है। तो लिखेंगे कि टेकिंग वी सरफेस इज इक्वल टू कितना? 0 वोल्ट। क्या मान लिया आपने? वी सरफेस इज इक्वल टू This surface 0 is वोल्ट। equal to 0. बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, इसे बोल दो सरफेस वाला पॉइंट। अब याद करो, बताया था डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट E delta R. डेल्टा आर वेक्टर। Yes sir. कहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाए कुछ कुछ नहीं पता चलता, तो इसलिए सारे फॉर्मूले आपके होने चाहिए एकदम तैयार। तो हम जा रहे हैं कहाँ से? हम जा रहे हैं सरफेस से पी जा रहे हैं फिलहाल। अगर हम जा रहे हैं सरफेस से पी तो क्या लिखेंगे? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। Yes sir. हम जा Yes, रहे हैं sir. कहाँ से कहाँ? सरफेस टू पी। Say P. अगर आप सरफेस से पी जा रहे हो तो फाइनल कौन है? फाइनल पी है। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे आप डॉट को तोड़ोगे आएगा ई डेल्टा आर कॉस थीटा। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप डायरेक्शन में है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी आई कैप डायरेक्शन में है ना? ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर, ये दिख रहा है। Yes sir. तो Yes, sir. वी सरफेस को क्या क्या माना हुआ है हमने? 0 माना हुआ है, तो लिखेंगे Zero. वीपी माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ई। कितना होता है? ई होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, निकाला था Yes sir. सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा आर कितना है? डेल्टा आर तो आगे बराबर दिख रहा है। और थीटा कितना है? थीटा 0 डिग्री। 0. 1. तो देखो आपने सरफेस को क्या मान रखा है? 0 पे। Yes sir. तो 0 से छोटा तो नेगेटिव ही होता है। कहा Yes, था ना yes. कि वीपी कमाना चाहिए, 0 से कमाना चाहिए। आ रहा है ना? Yes, sir. Yes sir. तो क्या निकाल लिया हमने? ये हमने निकाल लिया वीपी। VP. Potential. इसे ऊपर जाके पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर दो इसको, क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो इसको। अब सोचो कि अगर ऐसे ऐसे सवाल पेपर में आ जाए बिना किए, क्या करेगा बच्चा? तो पुट 2 in 1, तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वीपी विच इज माइनस सिग्मा, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जूल्स में आएगा ये। ठीक है, Yes, sir. जो हमने Yes, किया sir. है वो आप लोगों को लॉजिकल लग रहा है या इलॉजिकल लग रहा है? Logical लग रहा है। Logical. Logical. मैं सुनना तो लॉजिकली चाहता था, तो थैंक्स फॉर सेइंग दैट। 25 पे आते हैं आगे। अब 25 वाले में ये देखो, देख रहे हो क्या है ये? कैसा मतलब AC करता है? एसी का होगा ये, हाँ. साइनोसॉइडल। This is a Yes, science. Yes, sir. हाँ, ये साइनोसॉइडल है, और ऐसे कर देख के तो वैसे ही देखो यहाँ पे ध्यान से कह रहा है कि अ डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो एक डिवाइस एक्स है, उसको कनेक्ट कर दिया V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी के अक्रॉस। तो कर लेते हैं हम भी, तो लेट अस ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। तो ये क्या है? ये है एक डिवाइस एक्स, इसको हमने कर दिया है कनेक्ट किसके अक्रॉस? एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के अक्रॉस। V इज इक्वल टू V naught sin omega t. V is equal to V naught sin omega t. The variation of voltage, current and power, यानी कि वोल्टेज, करंट एंड पावर का वेरिएशन जो होगा इन वन साइकिल इज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। तो ये जो ग्राफ दे रखे हैं इसके अंदर कौन 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 वोल्टेज, करंट, पावर तीनों है इसके अंदर। अब पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन है। पहला पार्ट क्या बोला है? पहचानो कि डिवाइस एक्स कौन है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? कि पहचानो कि कर्व ए क्या बता रहा है। कर्व ए वोल्टेज है, करंट है, पावर है। कर्व बी वोल्टेज है, करंट है, पावर है। और कर्व सी क्या है? तो ये है आपके सामने।
तो एक बार तो ध्यान से देख लो इन कर्व्स को। क्या है सर, नहीं समझ पा रहा। क्या बोल रहा है? इन वन साइकिल, इन वन साइकिल, इन वन साइकिल। इसमें सारे साइनट्स वाला लिए ना, वो डॉटेड वाला तो कॉस वाला है ना कोई। हाँ एग्जैक्टली, गुड ऑब्जर्वेशन। ये जो ये वाला है ना डॉटेड वाला, ये वाला कह रहे हो ना, ये वाला। हाँ ये सब वाला। क्या येलो वाला ले नहीं रहा क्या? क्या चक्कर है? ले नहीं रहा यार, इनपुट नहीं ले रहा है। ठीक है, सो नहीं ले रहा यार, नोट्स वन। ठीक है, ये वाला, दिस वन इज कॉस कॉस Yes. वाला। दिस वन इज कॉस, दिस वन इज कॉस, एंड बाकी दोनों साइन वाले हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम वो काम करते हैं जो हमें पता है। देखो ध्यान से, ये जो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ कैसा होता है? जो बनाया था हमने क्लास में, Yes sir, sinusoid. इस तरीके से बनता है वो। साइनसॉइडल। जीरो, ये होता है पाई बाय ओमेगा। यहाँ पे इन्होंने देखा है ओमेगा टी, यानी कि इन्होंने थीटा देखा, थीटा। यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा 2 पाई। ठीक है, ठीक। Yes. हमने सारे वेरिएंट्स बनाए थे, याद है ना? यस सर। तो वोल्टेज वर्सेस यहाँ पर इन्होंने लिखा है थीटा। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि ये हमारा पड़ा पड़ा ग्राफ है। बताओ ऐसा वाला ग्राफ कौन सा है? ए तो नहीं है, बी है। ए तो पाई में ही एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ये तो पाई में ही एक साइकिल कंप्लीट हो गया, यानी कि बी होगा। बी है ना, देख लो बी को। भाई जो हमने बनाया है यहाँ पर, ये ऐसा कौन है? ऐसा बी दिख रहा है, बी। Yes sir. देखो बी को ध्यान से, तो बी ही वो ग्राफ है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वोल्टेज को। Yes sir. क्योंकि बी की पूरी एक साइकिल 0 से 2 पाई में जा रही है, तो यानी कि कर्व बी कौन है? वोल्टेज, Voltage. वोल्टेज वेवफॉर्म। अब बताओ कि कौन कौन से रह गए? अब ए और सी रह गए। अच्छा, और बोला डिवाइस एक्स लगाया है। हमने कौन कौन से सर्किट पढ़े थे? प्योरली रेसिस्टिव, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव। हाँ। तो ये बताओ मेरे को कि अगर आपके पास होता है प्योरली रेसिस्टिव, इस बहाने डिवाइस भी होएगा। प्योरली रेसिस्टिव के अंदर अगर आप लगाते हो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो क्या पाते हो? i इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, है ना? हाँ ठीक है। सब कुछ भूल चुके हो तुम लोग। प्योरली तो कैपेसिटिव के अंदर, वी हाँ, नॉट अपॉन। ये याद करना है। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का लगाओगे तो क्या आएगा आंसर? i इज इक्वल टू क्या? i इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू बाई सी, i इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये कम से कम 10 बार लिखवा के रटवाया था तुम लोगों को। आज की डेट में डब्बा गुल लग रहा है बिल्कुल। प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव में क्या होता है? v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लगाओगे तो क्या मिलेगा? i इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन, यहाँ पे एक्सेल क्यों आएगा? कर दिया ठीक। साइन ओमेगा टी ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये पता है हमको। अब ये क्या है? ये तो हमारा कौन सा वाला कर्व है भाई? ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, दिस इज कॉस कर्व, है ना? कॉस है ना ये भाई। 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप इसको बेसिक से निकालते, व्हाट इज क्यू? क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम निकालते हैं करंट। करंट क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो कितना आता है इसका डिफरेंशिएशन? सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है भाई, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा कॉस। यस सर। चेन रूल यस सर। आ गया। यानी कि करंट का वेरिएशन क्या आ रहा है? कॉस आ रहा है करंट का वेरिएशन। फॉर विच सर्किट? फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर। ठीक है, प्योरली इंडक्टिव में क्या होता है? v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम पुट करते हैं ना एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से आई निकालते हैं हम, तो आता है डी आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा टी डी टी, और दोनों तरफ हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आपको आई मिलता है। तो आई इज इक्वल टू कितना होता है? साइन ओमेगा टी का क्या होता है इंटीग्रेशन?
cos omega t माइनस कॉस ओमेगा टी minus cos omega t. अपॉन ओमेगा। Yes. भाई इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, पता है, सही. और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे को Multiply. बताओ कि कैपेसिटर वाले में करंट क्या आ रहा है, कॉस ओमेगा टी पे डिपेंडेंट आ रहा है, और यहाँ Yes. पर माइनस कॉस ओमेगा टी पे, है ना। Yes. बस हो गया काम। तो यहाँ देख लो, यहाँ पे आपका जो ग्राफ है ऊपर है नीचे, डॉटेड वाला ऊपर है, डॉटेड वाला ऊपर है, ऊपर वाला है। तो कौन सा कैपेसिटर है, इंडक्टर, कैपेसिटर। कैपेसिटर। तो ये कॉस ओमेगा टी ऊपर होगा। और भाई कॉस ओमेगा टी का ग्राफ कैसे बनेगा, अरे ये क्या बना था, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बनेगा इस तरीके से, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके बनेगा। और माइनस कॉस ओमेगा टी का नीचे से बनेगा इस तरीके से, Yes. ठीक है। तो यानी कि हमको तो ये वाला गिवन है, राइट। Yes. भैया इसका आंसर क्या आ गया, ये जो हमारा कौन सा कर्व है, वो कर्व है आपका सी। तो कर्व सी करंट, नहीं समझ में आ रही बात। सर कर्व सी करंट मतलब कैपेसिटर, प्योरली कैपेसिटर पूरा लिखना होगा ना? बिल्कुल, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है इस एनालिसिस को करके। ठीक वो है। तो हम लिखेंगे, अभी तो हम बी पार्ट कर रहे हैं फिलहाल। तो कर्व बी क्या है, कर्व बी वोल्टेज आ गया, कर्व किसका? सी करंट आ गया, तो कर्व ए क्या होगा, पावर। Power. Yes. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। भाई आप देख पा रहे हो ना ध्यान से कि ये जो एकदम बोल्ड में कर्व है कैपिटल ए वाला, इसका एम्पलीट्यूड देखो सबसे ऊपर है, इसका एम्पलीट्यूड वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी कि दोनों का एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इसकी ये अलग ही, इसके क्रेस्ट और इसका ट्रफ काफी ज्यादा है, काफी ऊपर और काफी नीचे जा रहे हैं, यस। ठीक है। तो यहाँ पर कर्व ए क्या आ गया, पावर वेवफॉर्म। पावर वेवफॉर्म। कैसे पहचाना, समझ में आया कुछ कि नहीं। आगे से यहाँ पर सबसे आसान था किसको पहचानना, वोल्टेज को, वोल्टेज को सबसे पहले हमने वोल्टेज को पहचाना, उसके बाद हमने करंट को पहचाना, क्योंकि वो या तो कॉस ओमेगा टी होगा या फिर माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। कॉस ओमेगा टी होगा तो ऊपर से स्टार्ट होगा, और माइनस कॉस ओमेगा टी होगा तो नीचे से स्टार्ट होगा। तो हमारा वाला ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, तो हमने बोला कि हमारा करंट सी जो है, सॉरी कर्व सी जो है वो करंट का वेवफॉर्म है, और जो बच गया वो पावर का वेवफॉर्म है। तो दिस इज आंसर ऑफ द बी पार्ट। एंड ए पार्ट क्या होगा, डिवाइस एक्स क्या होगा, डिवाइस एक्स इज अ कैपेसिटर, हाँ यस सर। डिवाइस एक्स इज अ पैरेलल प्लेट Capacitor. कैपेसिटर। सी पार्ट क्या बोल रहे हैं, हाउ डज इट्स इम्पीडेंस वेरी विद फ्रीक्वेंसी। ये इट्स कौन है, डिवाइस एक्स की बात कर रहे हैं। तो डिवाइस एक्स क्या है, Capacitor. कैपेसिटर की इम्पीडेंस क्या होती है, एक्सी। XC. तो बोल रहा है कि एक्सी फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, पता Omega. है कि नहीं है, Frequency. क्या होता है एक्सी का फॉर्मूला, 1 ओमेगा सी। 1 upon omega ओमेगा c. सी, ठीक है। और ओमेगा का फॉर्मूला 2 pi nu. पाई। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एक्सी इज Inversely proportional to frequency. बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी कितनी आती है हमारे घर में, लाइट जो एसी आता है उसकी, So 50 hertz. 50 हर्ट्ज। एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये बोल रहा है शो ग्राफिकली। तो ग्राफ बना देते हैं, तो ग्राफ कैसे बनेगा, रेक्टेंगुलर Hyperbola. हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना देते हैं यहाँ पर। जब भी दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस इज ओम, याद है ना एक्सी का यूनिट ओम होता है, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से आ गया हमारा एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ये ग्राफ काफ़ी जगह देखते हैं हम। ओके, सो इस तरह से दिखा देंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो एक्सी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। ऑलराइट, ठीक है। बोला डी पार्ट में ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट एंड इट्स फेज रिलेशन विद एसी वोल्टेज। ये तो कर लिया हमने। क्या निकालना है, करंट का एक्सप्रेशन निकाल तो चुके हैं यहाँ पर साइड में, सी बी डॉट। दोबारा कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास एक अगर हमारे पास v है, v नॉट साइन ओमेगा टी, आपको क्या निकालना है, आपको i निकालना है। तो क्या करोगे, q इज इक्वल टू सी वी। तो v कितना है, V naught sin omega t.
आई क्या होता है? I not. आई होता है डी क्यू बाई डी टी। dq by dt Yes. तो यानी कि आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी किसका? सी वी नॉट। v naught sin omega t कॉन्स्टेंट्स क्या है? C or V not. साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ओमेगा Cos omega t upon omega. अपॉन भाई Omega. डिफरेंशिएशन है ये। आगे ओमेगा हमें cos ओमेगा टी, हाँ ओमेगा cos omega t ओमेगा कॉस ओमेगा टी, घर पे घिसो बैठ के, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आई इज इक्वल टू, लिख सकते हैं कि वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, याद है? yes sir किसको नीचे ले गए? ओमेगा सी को। omega c को तो वी नॉट अपॉन एक्स सी कॉस ओमेगा टी, ये ठीक है। आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स सी साइन क्या? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। Yes sir. करंट लीड करता है लैग करता है कैपेसिटर में? लीड कैपेसिटर कितने से? 90 डिग्री से 90 डिग्री से। The current is leading with respect to alternating voltage by pi by 2 radians। yes sir ठीक है, इसको बना लेते हैं। तो let us draw the phasor diagram also। phasor diagram कभी पढ़ा है आप लोगों ने phasor diagram? yes sir ठीक है, ठीक है। तो phasor diagram के अंदर जो है कौन तेज दौड़ रहा है? I current ये वोल्टेज क्योंकि आपका करंट का फेजर। सो दिस इज आई बार, दिस इज वी बार एंड दिस इज 90 degrees। एंड हियर यू कैन राइट ओमेगा टी एंड हियर यू कैन राइट ओमेगा टी प्लस omega t plus pi by 2 सो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। और पार्ट चलो यार आज इतने करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करें। Okay sir. ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। Thank you sir. thank you sir bye sir good night sir